अब मुझे पता है आप निसान को लेके ना श्योर नहीं हो, मैं भी नहीं था, लेकिन now you must have noticed there is a camera ahead here which should have ADAS features. There is a blind spot detector on the ORVMs, but again there are no ADAS features. अब कंपनी ना एक बहुत बड़ा क्लेम करती है कि जो CVT ट्रांसमिशन है इसमें रबर बैंड इफेक्ट है ही नहीं। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद इसकी माइलेज सुनकर हैरान हो जाओगे। फाइनली निसान के शोरूम्स में अब एक से ज्यादा गाड़ी दिखेगी भी और बिकेगी भी। क्या ये सच में बिकेगी? सोचना पड़ेगा। मार्केट में फाइनली निसान की एक्स-ट्रेल तो आ गई है, लेकिन इसे कोई आम गाड़ी मत समझना, ये बहुत खास है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपने किसी भी गाड़ी में कभी देखे ही नहीं होंगे। तभी तो पिछले 23 साल में जब से लॉन्च हुई है 78 लाख कार्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। नाउ दैट्स जस्ट अमेजिंग। अब इसमें क्या अमेजिंग है, क्या ये इंडिया में बिकेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू निसान एक्स-ट्रेल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये गाड़ी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। फोटोज़ वीडियोस में थोड़ी छोटी लग सकती है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर जितनी बड़ी है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी है और बूट स्पेस भी प्रॉपर मिल जाती है। बट हाँ, सीट्स फोल्ड करनी पड़ती हैं, तब नहीं करेंगे तो कंपैरेटिवली बूट स्पेस कम है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि फ़ोटोज़ वीडियो से ज़्यादा एक्चुअल लाइफ में ये बड़ी लगती है और रोड प्रेजेंस भी इसका प्रॉपर SUV वाला आ ही जाता है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद आपको इस गाड़ी में 1.5 लीटर का एक इंजन मिलता है जो कि पेट्रोल टर्बोचार्ज है और 3 सिलेंडर यूनिट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने कम पावर और कैपेसिटी होने के बावजूद ये 163 PS की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देती है। अब ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। निसान एक्स-ट्रेल में एक्चुअल में दुनिया का पहला यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन आता है। 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज होने के साथ साथ ये एक ऐसा इंजन है जो 2 इंजन्स का करैक्टर यूज़ करता है। इंजन एक ही है लेकिन काम 2 इंजन के। जब आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो कंप्रेशन रेशियो चेंज हो जाती है, 14:1 हो जाती है और आपको माइलेज ज़्यादा मिलते हो। जब आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो आपको कंप्रेशन रेशियो मिलती है 8:1। कंप्रेशन रेशियो की टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा नहीं फंसूंगा, लेकिन एक एवरेज के लिए आपको बताता हूँ कि क्रेटा की कंप्रेशन रेशियो 10.5 और नेक्सॉन, क्योंकि ये दोनों पॉपुलर गाड़ियाँ इसीलिए, नेक्सॉन की कंप्रेशन रेशियो आपको मिल जाती है 9.6:1। तो एक कंपैरिजन के लिए आपको पता लग जाएगा कि क्रेटा और नेक्सॉन को बैलेंस्ड बनाया गया, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन यहाँ पर आपको 8:1 और 14:1 की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पर 14:1 होगा तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी और 8:1 होगा तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। तो जैसे ही आप इसको एक्सट्रेट करते हो उसको समझ आता है कि आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो कंप्रेशन रेशियो चेंज और सुपीरियर एक्सट्रेशन, तभी तो 163 PS इन 300 न्यूटन मीटर्स ये टॉर्क जनरेट कर पाता है। और जब आपको माइलेज चाहिए तो 14:1 कंप्रेशन रेशियो के साथ आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाती है। हाँ, आपने सही सुना, माइलेज ज़्यादा मिल जाती इतनी बड़ी गाड़ी में। कंपनी क्लेम तो करती है 13.7 किलोमीटर्स पर लीटर, बट अगर आप इसे सही से चलाओ ना, हाईवेज पे 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर भी आपको देगी और सिटी में 12 to 14 किलोमीटर्स पर लीटर आपको मिल जाती है। अगेन अगर आप इसे थोड़ा कंप्रेशन रेशियो चेंज करके पावरफुल मोड में चलाओगे या इसके ड्राइव मोड चेंज करके इसे स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो ऑफकोर्स थोड़ी सी जो आपकी माइलेज है वो कम हो जाएगी। बट एटलीस्ट ये है कि हाइब्रिड के साथ 1.5 3 सिलेंडर और सबसे इंपॉर्टेंटली वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो होने की वजह से एक ये माइलेज फ्रेंडली गाड़ी हो जाती है। अब सिंपल भाषा में कहूँ तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह की इसकी सप्लाई, डिमांड और सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है और उसी तरीके से इस इंजन का करैक्टर चेंज हो जाता है। अब एक्स-ट्रेल की ना एक और बहुत खास बात है, माइल्ड हाइब्रिड होने की वजह से इसमें 3 से 4% के माइलेज और बेटर मिल जाती है। 12 वोल्ट का हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खास बात है क्या है, ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की, ये हेल्प करती है एक और काम में, ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। मैं समझाता हूँ कैसे। बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि जब आप इस गाड़ी को न्यूट्रल करके आप ट्रैफिक में रुक गए
आईएस इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी से, यानी कि ऑटो कट ऑफ से इंजन एक बार बंद हो जाता है। लेकिन अब इसे दोबारा जब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, तो कंपनी कहती है कि आप इसको ड्राइव पे डालोगे, इसको जैसे ही ड्राइव पे शिफ्ट किया, इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी इसको 6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देगी और 20 सेकंड तक आप इसे क्रॉल कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, ये फीचर मेरे साथ तो काम नहीं कर रहा। मैं जैसे ही ड्राइव मोड पे डालता हूँ, साथ के साथ ही इसका इंजन जो है स्टार्ट होता है। नो डाउट बहुत ही साइलेंट तरीके से स्टार्ट होता है इंजन इसका, बट अगेन अगर इसका इंजन ना चलते हुए ये अपनी बैटरी पे चल पाता और वो 20 सेकंड का मुझे क्रॉल दे पाता या 6 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क दे पाता, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात हो जानी थी। तो अगर आपको पता है वो फीचर कैसे यूज़ करें, नीचे कमेंट करके बताओ। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे तो हुआ नहीं। गाड़ी चाहे ऑल्टो हो चाहे मुस्टैंग, एक चीज़ उस गाड़ी में होनी ही चाहिए, वो है इन्वॉल्व वन का कार परफ्यूम। ऐसी गर्मी से बच के कूल वाइब फील करने के लिए वी हैव द इन्वॉल्व वन स्प्लैश विद अस। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड कार परफ्यूम। क्यों? क्योंकि एक तो लीक नहीं होता, फ्रेगरेंस प्रीमियम है, लग्जरी फील कराती है, और उसके साथ साथ डिस्काउंट भी चल रहा है। 10% डिस्काउंट कूपन के लिए आप कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लीक भी नहीं होता, मेड इन इंडिया पे, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें। अब कंपनी ना एक बहुत बड़ा क्लेम करती है कि जो CVT ट्रांसमिशन है इसमें रबर बैंड इफेक्ट है ही नहीं। इन्होंने बहुत सारे उसके ऊपर काम किए हैं। जो इसकी ट्रांसमिशन है CVT 8 स्टेप है और वो सेकंड जनरेशन है। कंपनी कहती है कि हमने बहुत अच्छे से काम किया इस पर और आपको बिल्कुल भी जो रबर बैंड इफेक्ट है वो फील नहीं होगा। बट कितना सच है ये? सी मेरा मानना ये है कि है रबर बैंड इफेक्ट, यस उसे रिड्यूस काफ़ी कर दिया गया, बट ये कहना कि नहीं है ये सही नहीं होगा। सो आई वुड से कि येस देयर इज़ लिटिल लैग, वो टर्बो लैग भी है, वो रबर बैंड इफेक्ट भी CVT की वजह से है, और वो थोड़ा सा कम लैग है जिससे स्पोर्ट्स मोड पे रिड्यूस किया जा सकता है। तो जैसे ही आप इसके स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करते हो तब आपको कंपैरेटिवली क्विकर रिस्पॉन्स मिलता है और इंजन की नॉइस अच्छी लगने लग जाती है। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि स्पोर्ट्स मोड में तो ये गाड़ी पूरी पूरी फन है। माइलेज उस पॉइंट पे थोड़ी सी कम हो जाती है, 2 से 3 किलोमीटर्स पर लीटर, बट मज़ा स्पोर्ट्स मोड पे ही आता है। अब परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग, सस्पेंशन, कंफर्ट। परफॉर्मेंस में पावर और ब्रेकिंग अच्छे से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 163 PS 300 न्यूटन मीटर स्टॉकेज जनरेट करवाता है इंजन, और कमाल की बात ये है कि 1.5 3 सिलेंडर होने के बावजूद इतनी कमाल की पावर मिल जाती है। सब इंजीनियरिंग का कमाल है। और सही में अगर मैं आपको बताऊं तो जेन्युइनली एक पावरफुल इंजन फील तो होता है। एक्सलेरेशन में आपको एक बढ़िया एक्सलेरेशन मिल जाती है, स्पेशली जब आप इसका स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेट करते हैं तब। अगर आप इसका स्पोर्ट्स मोड ड्राइव मोड एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छी पावर मिलती है, बहुत अच्छी नहीं। बट अगर हम इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ उतनी ज़्यादा एक्सलेरेशन भी नहीं है, तो थोड़ी सी तो देखो प्राइस ही है ये गाड़ी अनडाउटेडली। लेकिन कंफर्ट येस है। NVH लेवल्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पर डिस्कस करना, बिकॉज 3 सिलेंडर यूनिट है, 1.5 लीटर है, बट कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंटेन रखा है, तो नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होती हैं। बट अगेन एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, अभी प्राइस आई नहीं है, बट अगेन हम 35-40 लैक्स का लेके चल रहे हैं, जो उस अकॉर्डिंगली उतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट नहीं है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। बट जितनी मैं सोच रहा था कि नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, रिफाइनमेंट आपको मिलती है। अब बारी आती है कंफर्ट की। सीट्स कंफर्टेबल तो हैं बट फैब्रिक है, लेदरेट होती है ना तो थोड़ी प्रीमियम फील आती। बट इन फैब्रिक सीट्स का बेनिफिट ये है कि पसीना इनमें बहुत कम आता है, तभी तो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। हाँ आई नो, इतनी बड़ी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, आउच, बुरा तो लगता है। एनीवेज पॉइंटिंग आउट द ओवरऑल कंफर्ट, तो सस्पेंशन वाइज तो कंफर्ट फिर भी मिल रहा है। थोड़ा सा कभी कभी जर्कीनेस इसमें आ जाती है, बट बहुत ही ज़्यादा गंदे स्पीड ब्रेकर आते हैं तब। लेकिन उसके अलावा सस्पेंशन इज़ फाइन, ज़्यादा बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है, कंफर्टेबल राइड लगती है, ज़्यादा देर आप चलाना चाहो इस गाड़ी को चला पाओगे। अब जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उस गाड़ी की हैंडलिंग बढ़िया लगी है, चलाने में गाड़ी बढ़िया। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इस गाड़ी को कहीं लेके जाते हो लॉन्ग ड्राइव पे, शहर में चला के लेके जाना चाहते हो, तो एक फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको ओवरऑल मिलता है और आप इन्जॉय करते हो इस गाड़ी को चलाते समय, तो उस चीज़ का बेनिफिट तो आराम से मैं इस गाड़ी को दे सकता हूँ। गाड़ी चलाने में अच्छी है, मज़ेदार है, स्मूथ है बहुत ज़्यादा, और रिलैक्स्ड आपको फील कराती है, एक बर्डन नहीं है आपके माइंड में बिल्कुल भी। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव, दैट इज़ फॉर श्योर। But unfortunately, that's a very important point I'm going to talk about right now is ADAS features. Now you must have noticed there's a camera ahead here which should have ADAS features. There's a blind spot detector on the ORVMs, but again, there are no ADAS features on this car.
the international one gets it, but in India company has decided to disable these features. I really don't know why. They should have provided ADAS features because the facility is available. That it was all about the software. They just wanted, or they should have given. But I'm like quite disturbed with the fact that this car has the camera, has the sensors, but it is not available for you. अब इस गाड़ी की ना एक कमाल की बात बताता हूँ आपको. इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स आते हैं. आप सोच रहे होगे कि 7 तो कितनी गाड़ियों में आते हैं, इसमें कमाल क्या है. मैं बताता हूँ. 1 2 3 4 5 6 यानी कि साइड वाले हो गए. यहाँ पर आपको फ्रंट वाले मिलेंगे और 7th एयरबैग नी एयरबैग नहीं है, यहाँ पर है. इन्होंने एक साइड पे एयरबैग यहाँ पर और दिया है ताकि कंपनी कहती है फ्रंट पैसेंजर्स की सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर. वैसे मेरे हिसाब से नी एयरबैग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, बट चलो कोई बात नहीं है. यहाँ पर आपको 7th एयरबैग मिल जाता है. बड़ा फीचर्स की बात हो ही रही है तो कंप्लीट लिस्ट की बात करते हैं. बड़ी 12.3 इंचेस की डिजिटल क्लस्टर स्क्रीन, क्रिस्प एंड क्लियर, दिखने में बहुत अच्छी लगती है. लेकिन छोटी 8 इंचेस की टच स्क्रीन. एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो है, कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी के साथ आती हैं. इस पर अलग अलग मोड्स भी हैं, चेक कर सकते हैं. ज़्यादा बार प्रेस करोगे मल्टीपल प्रेसेस पे ये अपना मोड जो है वो चेंज कर लेती है. तो ये आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया दिख जाता है और क्वालिटी मेरे को जेन्युइनली अच्छी लगी इसकी 360 डिग्री कैमरा की. अब अच्छी बात ये है कि 85 डिग्री तक इसके डोर ओपन होते हैं सारे, तो कमाल की बात है. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सीट्स है ना, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है. लंबर सपोर्ट जरूर आपको 2 वे इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, बट हाइट एडजस्टमेंट स्लाइड के साथ साथ रिक्लाइन, ये रिक्लाइन है और ये स्लाइड, ये सब आपको मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. और अगर डोर की बात कर ही रहा हूँ थोड़ी सी, तो बता दूं कि इसमें जो मल्टीपल मटेरियल यूज़ किया गया ये मुझे अच्छा लगा. लेदर, फैब्रिक, प्लास्टिक, मेटल, ब्रश्ड आउट एलिमेंट, लुक्स वेरी वेरी नाइस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसका टेलगेट है ना, उसमें जेस्चर कंट्रोल तो क्या ही आना, पावर टेलगेट भी नहीं है. ये आपको खुद से करना पड़ता है. प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लगता है कि भाई नहीं यार, कुछ और होना चाहिए था. उसके अलावा क्वालिटी तो वैसे ठीक ही लग रही है, हाइड्रोलिक्स की भी और वैसे भी. रियर कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसके बटन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ दिया गया, बट पावर टेलगेट नहीं है. अब इस गाड़ी की अच्छी चीज़ें बता देता हूँ आपको. स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है. नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे. फ्लैट फ्लोर कंप्लीट नहीं, बट हाँ 3 लोग बैठ पाते हैं. विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है. अगेन वो सब चीज़ें आ जाती है ना कि इस सेगमेंट की अगर बात करूँ तो हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ कंफर्ट आपको मिल जाता है. कंपनी हालांकि काफ़ी कहती है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना उन्होंने एग्जैजरेट किया. बट रेयर एसी वेंट्स है, टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट पीछे 2 हैं और आगे आपको 2 मिल जाते हैं. पॉकेट्स यहाँ पर भी हैं. स्पेस इज़ नाइस. जो सेकंड रो वाला, मतलब अगर मिडिल पर्सन नहीं बैठ रहा है तो आप इसको आर्मरेस्ट और थोड़े से फोन होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हो. बट इन सीट्स की सबसे खास बात है कि ये वाली जो सीट्स हैं वो स्लाइड होती हैं प्रॉपर. देखो कितनी ज़्यादा स्लाइड हो, इससे भी आगे जा सकता हूँ तो कितनी ज़्यादा स्लाइड हो गई. तो पीछे जगह बनानी है तो इस तरीके से की जा सकती है. और ऐसे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं सामान रखने के लिए, और रिक्लाइन की ऑप्शन भी अवेलेबल है. तो कम्फर्ट जो है उसे बढ़ाया जा सकता है. बट जितना कंफर्ट आप यहाँ बढ़ाओगे उतना कम कंफर्ट होगा थर्ड रो में. आओ दिखाता हूँ. अब जितनी ये गाड़ी चलाने में आसान है उतना ही मुश्किल है इस गाड़ी की थर्ड रो में जाना. कैसे जाना है, यहाँ पर ऑप्शन है, एक नीचे लेवर दिया गया, सेम ही काम करता है वैसे तो. वो आपके लिए सीट को इस तरीके से आधा सा फोल्ड करेगा और उसके बाद ये पूरी आगे टम्बल नहीं होती, इसको आपको स्लाइड करना पड़ेगा जितना कर पाओ. दोनों हो जाती हैं सीट्स, यानी कि 40% वाली और 60% वाली. बेसिकली 40-60 नहीं है, ये 40-20-40 में आती है, क्योंकि थर्ड वाली ऐसे थे बट पीछे जाने के लिए करना पड़ता है. बट अब 85 डिग्री का डोर तो ओपन हो गया, लेकिन पीछे जाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बच्चों का खेल के लिए ही है, यानी कि बच्चे ही कर सकते हैं. दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिर्फ अडल्ट जा सकते हैं, बच्चे नहीं, यानी कि अडल्ट ओनली. लेकिन निसान एक्स-ट्रेल की थर्ड रो एक ऐसी जगह है जहाँ अडल्ट नहीं जा सकते, सिर्फ बच्चे जा सकते हैं. और वो भी शायद शिकायत ही करेंगे, बिकॉज इस सीट को हमने जैसे पीछे किया था तो अब है ही नहीं जगह टेक्निकली, तो पीछे आप इसको फोल्ड करके सामान. तो दिस इज़ अ 5 सीटर नॉट अ 7 सीटर. बिठाने को डिक्की में बिठा लेना बच्चों को, नहीं जस्ट किडिंग, डिक्की में मत बिठाना. बट हाँ, अगर आप इसमें बच्चों को बिठाते हैं तो सिर्फ छोटे बच्चे ही बैठ पाएंगे, अडल्ट्स तो नहीं बैठ सकते. छोटे सिटी ट्रिप के लिए भी नहीं. उसके लिए इस सीट को भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्लाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये पिछले 2 तो अनकम्फर्टेबल हो ही रहे हैं, अगले 3 भी कम्प्लीटली अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे.
और आप सबका पसंदीदा फीचर द पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी प्रॉपर सनरूफ, ग्लास बहुत ही अच्छा लगता है। ओपनिंग भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे सही बताऊं तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे अपनी मुंडी बाहर निकाल के अपने गाड़ी चलानी है। नहीं, सेफ़ नहीं रहता, अपने आप को खुद बाहर नहीं निकलना है। गाड़ी जब नहीं चल रही तब निकल लो, गाड़ी चल रही है तब नहीं। लेकिन जो मर्जी बोलो, 20 इंचज़ की डायमंड कट ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब मुझे पता है आप निसान को लेकर ना श्योर नहीं हो, मैं भी नहीं था, लेकिन अब निसान इंडिया की लीडरशिप में सौरभ वत्सा जी आए हैं। अब मिस्टर सौरभ ने विश्वास दिलाया है कि निसान इंडिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में ये गाड़ी तो देखो लॉन्च हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ एक कम्प्लीटली न्यू 7 सीटर एसयूवी, कम्प्लीटली डिफरेंट 5 सीटर एसयूवी, वैसी नहीं होगी 7 का ही 5 नहीं होगा, लेकिन वो 2 अलग अलग एसयूवीज होने वाली हैं। निसान मैग्नाइट का फेसलिफ्ट और उसके साथ साथ एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कंपनी लॉन्च कर रही है अगले 2 से 3 सालों में। और इनका टारगेट है कि ग्रोथ 3 गुना तो बढ़ानी ही बढ़ानी है 26 फाइनेंशियल ईयर तक। टारगेट तो अच्छे हैं, इरादे भी अच्छे हैं, पूरे होते या नहीं ये थोड़ा रुक कर आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी हमारे प्यारे गगन भैया ने स्टोरी डाली थी, उस पर कहा था अभी विश्वास मत करना, तो मैं अभी विश्वास कर भी रहा हूँ और थोड़ा सा बच भी रहा हूँ। व्हाट इज़ योर ओपिनियन नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो। अरे मेजर बात, प्राइस, उसके बारे में तो डिस्कस करना है। देखो ये एक सीबीयू यूनिट है, इनको नहीं पता बता दूँ, कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट। इसका मतलब ये इंडिया में बनाई नहीं जाएगी, ये बनी बनाई बाहर से लाई जाएगी। और जब बनी बनाई गाड़ी बाहर से आती है तो सरकार कहती है इस पर टैक्स लगाओ, बहुत अच्छे से टैक्स लगाओ। $40,000 तक की गाड़ी की वैल्यू अगर है तो उस पर 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और अगर $40,000 से ज़्यादा इसकी प्राइस चली जाती है तो उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। अब इसकी वजह से अगर हम देखो कैलकुलेट करें, अगर इस गाड़ी की कॉस्ट 20 लाख है तो 70% यानी कि 14 लाख रुपए तो अलग से टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि 34 लाख की तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, उसके अलावा आगे। और अगर ये गाड़ी की वैल्यू 25 लाख के हिसाब से हुई तो टैक्स के हिसाब से 42 लाख रुपीज़ इंपोर्ट ड्यूटी के बाद ये एक्स शोरूम प्राइस आएगी। तो 34 से 42 लाख की एक्स शोरूम प्राइस अगर इस गाड़ी की आती है, उसके ऊपर आरटीओ इंश्योरेंस करते कराते 50 तक पहुंच जाएगी। तो यार 45 लाख की गाड़ी क्या वर्थ है ये? सोचना पड़ेगा। आई रियली होप इसकी प्राइस कम है, बट आ नहीं सकती ना, वही तो प्रॉब्लम है। टैक्स तो 70% ही लगना है क्योंकि कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट है। कंपनी का ज़्यादा प्लान नहीं है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, बट जितनी भी आनी है ये दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि निसान अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी एक बार इंडिया में लेकर आ गया, दिखा दी कि हम ये कर सकते हैं। बिके या ना बिके बात अलग है। तो प्राइस और टैक्स को मद्देनजर रखते हुए मेरी तरफ से तो इस गाड़ी को ना है। मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस पे अपने पैसे लगाएं, बिकॉज मेजरली ऑफ दैट 70% इम्प्योर ड्यूटी। हाँ, इंडिया में बनती, प्राइस कम होता, हैरियर के साथ compete करती तो फिर भी सोचा जा सकता था, बट सिर्फ साइज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बहुत सारे फीचर्स भी नहीं है इस गाड़ी में। एडैस आपको नहीं मिलता, वेंटिलेटेड सीट्स क्या लेदरेड सीट्स भी नहीं है, स्क्रीन का साइज़ भी छोटा है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट की जगह मैनुअल सीट्स हैं, पावर टेलगेट नहीं है। तो ये सारे फीचर्स कमी लगते हैं, बट अच्छी चीज़ों में लगता है कि यार एक बढ़िया माइलेज का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि ना हैरियर के पास है। हेक्टर के पास पेट्रोल माइलेज वाला, मतलब पेट्रोल वाला इंजन है बट माइलेज नहीं अच्छी देता, तो उनके साथ अच्छा कॉम्पिटिशन इसका हो जाता इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 इंच के अलॉय व्हील्स भी बहुत सेक्सी लग रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से लेने का मन भी करता है, बट जब प्राइस पता लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में दिमाग में आता है, तो दिल कहता है ना भाई ना मत लेना। यही स्टोरी है इस निसान एक्सट्रेल की। गाड़ी बढ़िया है, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द निसान एक्सट्रेल। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की लेटेस्ट कार न्यूज़, कार रिव्यूज़, कार कंपैरिजंस और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहते हैं। पॉडकास्ट भी होते हैं और डिस्कशंस भी होती हैं, और इंडियन व्हीकल अवार्ड्स तो होते ही हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।